ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, द स्मृति ऑफ मनु नॉट टू गाइड द लाइफ ऑफ एनी सिंगल कम्युनिटी बट टू बी अ जनरल गाइड फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ द स्टेट। राइटर A.V. Keith, A History of संस्कृत लिटरेचर। विदेशी लेखक A.V. कीथ अपनी स्वरचित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखते हैं कि मनुस्मृति किसी एक समुदाय के लिए ही जीवन पथ प्रदर्शक नहीं है, अपितु वह विश्व के सभी समुदायों के लिए समान रूप से जीवन का पथ दर्शन करती है। एक विदेशी लेखक का ऐसा मत है। तो जब एक विदेशी लेखक भी ऐसा कह रहा है, उस ग्रंथ में ऐसी कोई भी बात कैसे हो सकती है जो समाज को विक्षिप्त करे, जो समाज को अलग अलग करे, जो समाज में असमानताएं फैलाए, दुराचार फैलाए, या स्त्रियों पर अपमानित करने वाली बातें फैलाए, या जातिवाद फैलाए। जातिवाद जैसी तो बात संभव ही नहीं है, क्योंकि महाराज मनु कब हुए, कब से मनुस्मृति चली और कहाँ तक आ गई, उस समय तो जातिवाद जैसी कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, भ्रामक तत्व जो हमारे समाज में फैले हैं, जिसके कारण हम आपस में टकराते हैं। बंधुओं, जो लोग मनुस्मृति का अपमान करते हैं और जो लोग मनुस्मृति के नाम पर अन्य लोगों का अपमान करते हैं, दरअसल ये दोनों ही प्रकार के लोग अपने निजी स्वार्थ में इस तरह के कार्य करते हैं। इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं, उसकी सच्चाई को जाना नहीं, उसके मूल स्वरूप का समझने का प्रयास नहीं किया। उस मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ में कैसे मिलावटें करके हमारे उसको दूषित किया गया, कैसे हमारे समाज को भ्रमित किया गया, इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया और आपस में एक दूसरे का अपमान करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। जबकि जो विद्वान लोग हैं, समाज के विद्वजन हैं, आचार्यगण हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो महान लेखक हैं, वो मनुस्मृति के बारे में सदैव अच्छी बातें ही समाज को बताते हैं। उसकी वो मूल बात क्या है, उसमें उसकी जड़ें कहाँ हैं, इसी विषय पर बताते हैं और सभी के कल्याण की बात करते हैं। यहाँ पर एक विदेशी लेखक भी कह रहा है कि मनुस्मृति किसी एक समुदाय के लिए जीवन पथ प्रदर्शक नहीं है, अपितु वह विश्व के सभी समुदायों के लिए समान रूप से जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। तो बंधुओं, हमारे मनुस्मृति का सबसे जो प्रसिद्ध भाव भी है, प्रसिद्ध शब्द भी है, प्रसिद्ध वाक्य है, मनुरभव, मनुष्य बनो, जो मनुष्य के लिए, मानवता के लिए सदैव मनुष्य के कल्याण के लिए बात करती है, ऐसा ग्रंथ मनुस्मृति है। तो आज के समय में जो स्थिति है, ऐसे में जो स्वयं को अधिक पढ़ा लिखा समझते हैं और अराजकता फैलाने में आगे भी हैं, वो लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, विकसित देशों का जो देश हैं जो विकास कर रहे हैं निरंतर, उनके उदाहरण देते हैं, विदेशों के उदाहरण देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मनुस्मृति के बारे में विदेशी जो लेखक हुए हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, उनके विचार क्या हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। शायद उन्हें समझ आए और वो इस पर चिंतन करना आवश्यक समझें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, जिन्होंने मनुस्मृति को बहुत ही सुंदर तरीके से संकलित किया है, प्रक्षिप्त श्लोकों को उन्होंने प्रमाण के साथ अलग भी किया है। उन्होंने इस ग्रंथ की भूमिका में विदेशी लेखकों के मत भी विद प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, पूरे प्रमाण के साथ कि विदेशियों का मनुस्मृति के बारे में क्या मत है। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर हम कुछ लेखकों के नाम इसमें लेंगे तो भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी ये हमारे श्रद्धा की बात है, धर्म की बात है, हमारी संस्कृत की बात है। तो आइए जानते हैं कि विदेशी लेखक क्या कहते हैं मनुस्मृति के बारे में। तो यहाँ जो अनुसंधान करता है वो अपनी रिसर्च के अनुसार लिखते हैं
कि मनु और मनुस्मृति केवल भारत के ही नहीं है, ये अधिकांश विश्व से संबंध रखते हैं। इनका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अधिकांश सभ्य देशों में रहा है। प्राचीन काल में ही मनुस्मृति का प्रसार दूर दूर तक हो चुका था। अनेक देशों की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, इतिहास आदि को मनुस्मृति ने प्रभावित किया है। इस प्रकार मनु और मनुस्मृति का अंतरराष्ट्रीय या विश्व स्तरीय महत्व है। मनु और मनुस्मृति संबंधी मान्यताएं विश्व के विद्वानों में मान्यता प्राप्त और स्थापित है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया में, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में और श्री केवल मोटवानी द्वारा लिखित मनु धर्मशास्त्र अ सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी नामक पुस्तक में विस्तार से उक्त तथ्यों का वर्णन है। इन लेखकों ने दिखाया है कि मनु और मनुस्मृति का प्रभाव किसी न किसी रूप में इन देशों में पाया जाता है। वो देश कौन से हैं? तो बंधुओं, उन देशों का नाम है चीन, जापान, बर्मा, फिलीपीन, मलाया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, जावा, चंपा यानी कि दक्षिणी वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, श्रीलंका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, साइबेरिया, तुर्किस्तान, स्कैंडिनेविया, स्लेवनिक, गौलिक, ट्यूटानिक, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, असीरिया, तुर्की, ईरान, मिस्र, क्रीट, सुमेरिया, अमेरिका तथा अमरीकी द्वीप के देश। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित रहे हैं और उनके लेखकों को मनु की उपाधि प्रदान और गौरवान्वित किया जाता था। यहाँ मनु और मनुस्मृति की प्रशंसा और प्रभाव विषयक कुछ विदेशी उल्लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे अपनी रिसर्च के अनुसार डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी यहाँ पर कुछ उल्लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। चीन में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण। विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति के मौलिक स्वरूप और उसकी काल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हमें चीनी भाषा के हस्तलेखों में मिलता है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा जब चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा तो उसमें लोहे का एक ट्रंक मिला जिसमें चीनी पुस्तकों की प्राचीन पांडुलिपियां भरी थीं। वे हस्तलेख सर आगुत्स फ्रित्ज को मिल गए। वे उन्हें लंदन ले आए और उनको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा के विद्वानों से पढ़वाया। उनसे ये जानकारी मिली कि चीनी के राजा चेन एज वांग ने अपने शासनकाल में यह आज्ञा दे दी थी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाएं। तब कुछ पुस्तकों को किसी विद्या प्रेमी ने ट्रंक में छिपा लिया और चीन की प्रसिद्ध दीवार बनते समय उस ट्रंक को दीवार में चिनवा दिया। उन हस्तलेखों में से एक में यह लिखा है, मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृति में लिखा है और 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह विवरण श्री केवल मोटवानी की पुस्तक मनु धर्मशास्त्र अ सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी में दिया है। पृष्ठ नंबर 232 पर इसका विवरण मिलता है। यह चीनी प्रमाण मनुस्मृति के वास्तविक काल विवरण को प्रस्तुत तो नहीं करता है, लेखक कह रहे हैं, यह इसके अनुसंधान करता,
परंतु मनु का धर्मशास्त्र बहुत प्राचीन है, पाश्चात्य लेखकों द्वारा कल्पित काल निर्णय को जुटलाता है। अब आता है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए क्या कहते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत और समस्त दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, मालदीव, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस के कुछ क्षेत्रों में संविधान के रूप में मनुस्मृति को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। इन देशों के संविधान प्रणेता गौरव के साथ मनु उपाधि धारण किया करते थे। यहाँ के प्राचीन शिलालेखों में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत मिलते हैं। बर्मा के संविधान का नाम ही धम्मथट और मानवसार तथा कंबोडिया के संविधान का मानवनीतिसार या मनुसार था। कंबोडिया के प्राचीन इतिहास में आता है कि कंबोडिया वासी मनु के वंशज हैं। इसी प्रकार ईरान, इराक के प्राचीन इतिहास स्वयं को आर्य और आर्यवंशी घोषित करते रहे हैं। मिस्र के वासी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उनके पिरामिडों में सूर्य का चित्र अंकित मिलता है, जो उनके सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार पाश्चात्य लेखक A.V. कीथ ने स्वरचित अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनुस्मृति के प्रभाव और प्रशंसा का उल्लेख किया ही है। बर्मा, थाईलैंड, जावा आदि देशों में मनुस्मृति की स्वीकार्यता का प्रमाणिक और आधिकारिक प्रभाव वहाँ के संविधान पर मनुस्मृति के स्रोत ग्रंथ के रूप में है। वहाँ के संविधान मनुस्मृति को आधार बनाकर लिखे गए हैं। The Smriti of Manu not to guide the life of any single community but to be a general guide for all the classes of state. पेज नंबर 404। मनुस्मृति किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के जीवन पथ प्रदर्शक के लिए नहीं, अपितु विश्व के सभी समुदायों के लिए है, ऐसा इन लेखक का कहना है। जर्मन के विख्यात दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे ने बियॉन्ड निहिलिज्म नीत्शे विदाउट मार्क्स में मनुस्मृति और बाइबल की तुलना की है। ये बाइबल से उत्तम शास्त्र मानते हैं मनुस्मृति को, और ये कहते हैं हाउ रीच्ड द न्यू टेस्टामेंट कंपेयर टू मनु, हाउ फॉल इट स्मॉल, पेज नंबर 41। क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। ये कह रहे हैं द विल ऑफ पावर में फर्स्ट और बुक सेकेंड में 1 to 6 पेज नंबर पर ये कह रहे हैं कि बाइबल को बंद कर रख दो और मनुस्मृति को पढ़ो। विदेशी लेखक हैं ये, जर्मन के विख्यात लेखक दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे। मनुस्मृति भारत रत्न श्री V.P. काने ने भी धर्मशास्त्रों के प्रामाणिक इतिहासकार व शोधकर्ता हैं। अपने धर्मशास्त्र का इतिहास नामक बृहद ग्रंथ में ऐसी जानकारी दी है। वे लिखते हैं मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। वियतनाम के एक अभिलेख में बहुत से श्लोक मनु के मिलते हैं। बर्मा में धम्मथट है, वह मनु पर आधारित है। मालदीव का कानून मनुस्मृति पर आधारित था। इनके लिखी पुस्तक में भाग 1 पृष्ठ 47 पर यह वर्णन मिलता है। एशिया के इतिहास पर पेरिस यूनिवर्सिटी से D.Litt उपाधि प्राप्त और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित इतिहासज्ञ डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारतीय संस्कृति पुस्तक में प्रस्तुत विषय से संबंधित अनेक जानकारियां दी हैं, जो इस प्रकार हैं। फिलीपीन के निवासी यह मानते हैं कि उनकी आचार संहिता मनु और लाओत्से की स्मृतियों पर आधारित है, इसलिए वहां की विधानसभा के द्वार पर इन दोनों की मूर्तियां स्थापित की गई। पृष्ठ 47। चंपा यानी दक्षिणी वियतनाम के अभिलेखों राजकीय शिलालेखों से सूचित होता है कि वहां के कानून प्रधानतया मनु, नारद तथा भार्गव की स्मृतियां तथा धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। एक अभिलेख के अनुसार राजा इंद्रवर्मदेव मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाला था। पृष्ठ नंबर 254।
दक्षिणी वियतनाम का जीवन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। राजा वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना के आदर्श को सदा अपने सम्मुख रखते थे। 1799 ईस्वी के राजा इंद्र वर्मा प्रथम के अभिलेख में उसकी राजधानी के संबंध में यह लिखा गया है, वहां वर्ण तथा आश्रम भली भांति सुव्यवस्थित थे। निरुपद्रव वर्णाश्रम व्यवस्थिति, पृष्ठ नंबर 257। धम्मथट या धम्मसत नाम के ग्रंथ बर्मा देश की आचार संहिताएं और संविधान है। ये मनु आदि की स्मृतियों पर आधारित है। 16वीं सदी में बुद्ध घोष ने उसे मनुसार नाम से पाली भाषा में अनुदित किया। इस धम्मथट का मनुसार नाम होना ही यह सूचित करता है कि मनुस्मृति या मानव संहिता के आधार पर इसकी रचना की गई थी। धम्म सत वर्ग के जो अनेक ग्रंथ 17वीं और 18वीं सदियों में बर्मा में लिखे गए, उनके साथ भी मनु का नाम जुड़ा है। प्रश्न नंबर 297। कंबोडिया के लोग मनुस्मृति से भलीभांति परिचित थे। राजा उदयवीर वर्मा के सदोक काकथेम से प्राप्त अभिलेख में मानव नीतिसार का उल्लेख है। यह मानव संप्रदाय का नीति विषयक ग्रंथ था। यशो वर्मा के प्रसिद्ध कोमन से प्राप्त अभिलेख में मनु संहिता का एक श्लोक भी दिया गया है, जो आज मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 136 पर प्राप्त है। इसमें सम्मान व्यवस्था का विधान है। तो कंबोडिया के लोग जो हैं, इनके उसमें अभिलेख में मानव नीतिसार में ये है, और ये आज भी मनुस्मृति में प्राप्त होता है, अध्याय 2 श्लोक 136 पर। 668 ईस्वी में जयवर्मा पंचम कंबोडिया का राजा बना। एक अभिलेख में इस राजा के विषय में लिखा है कि उसने वर्णों और आश्रमों को दृढ़ आधार पर स्थापित कर भगवान को प्रसन्न किया। ये लिखा है इनके में 149 पेज नंबर पर। राजा जयवर्मा प्रथम के अभिलेख में 2 मंत्रियों का उल्लेख है, जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। मनु संहिता सदृश ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता था, जो धर्मशास्त्र कंबोडिया देश में विशेष रूप से प्रचलित थे। उनमें मनु संहिता का विशिष्ट स्थान था। पृष्ठ संख्या 198। बालाद्वीप इंडोनेशिया। यहाँ के समाज में आज भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। वहाँ अभी वैदिक वर्ण व्यवस्था के प्रभाव से उच्च जातियों को द्विजाति तथा शूद्र का नाम एक जाति प्रचलित है। ये नाम मनु ने जो 10 से 4 श्लोक में दिया है, वहाँ शूद्रों के साथ कोई भेदभाव या ऊंच नीच छुआछूत आदि का व्यवहार नहीं है। यही मनु की वर्ण व्यवस्था का वास्तविक रूप था। पृष्ठ 19 और 114। यूरोप के प्रसिद्ध लेखक पी थॉमस अपनी पुस्तक हिंदू रिलीजन कस्टम्स एंड मैनर्स में मनुस्मृति का महत्व वेदों के उपरांत सबसे अधिक बतलाते हैं। ये लिखते हैं, द कोड ऑफ मनु इज ऑफ ग्रेट antiquity, only less ancient than the 3 Vedas। इन पेज नंबर है इनका 102। अर्थात मनु संविधान सर्वोच्च स्थान रखता है, वेदों के बाद उसी का सर्वोच्च महत्व है। अमेरिका के प्रकाशित द मैकमिलन फैमिली इंसाइक्लोपीडिया में भी मनु को मानव जाति का आदि पुरुष और आदि समाज व्यवस्था पर बताया है। मनु इज द प्रोनोजेनिटर ऑफ ह्यूमन रेस, ही इज thus the lord and guardian of the living। पेज नंबर 131। अर्थात मानव जाति का आदि पुरुष है। मनु जो है वो मानव जाति का आदि पुरुष है। वह आदि समाज का व्यवस्थापक या आदि सभ्यता का पथ प्रदर्शक राजा है। इसी प्रकार से रूस के समाजशास्त्री पीडी ओस्मेंस्की ने अपनी पुस्तक अ न्यू मॉडल ऑफ यूनिवर्स में मनुस्मृति की व्यवस्था की भूरिभूर प्रशंसा की है।
इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जी.एच. मीज ने वर्ण व्यवस्था के पहले 3 वर्णों में समाज को बांटते हुए कहा, इस व्यवस्था को होने पर धरती स्वर्ग में बदल जाएगी। वर्क, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड। विश्व में इस व्यवस्था के प्रसार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, चातुर्ण वर्ण पद्धति यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। यह विश्व के निवासियों में थी और प्राचीन फारस के लोगों में भी थी। प्लेटो इसकी उत्कृष्टता से इतना अभिभूत था कि उसने इसे सामाजिक संगठन का आदर्श रूप कहा। डॉक्टर अंबेडकर, वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ 210। डॉक्टर अंबेडकर भी चातुर्ण वर्ण पद्धति की प्रशंसा करते हैं। एनी बेसेंट, इनका क्या कहना है? मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए इन्होंने कहा, यह ग्रंथ भारतीय और अंग्रेजी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि आज के समस्यापूर्ण दैनिक प्रश्नों के समाधानात्मक उत्तरों से यह परिपूर्ण है। ये बात ये अपने पुस्तक में लिखती है, द साइंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भूमिका, जो भगवान दास जी ने की है। पृष्ठ संख्या 27। बेल्जियम के विद्वान लेखक जो हैं वो मनुस्मृति को आध्यात्म ज्ञान व वैधानिक प्रमाण में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। और ये द ग्रेट सीक्रेट पृष्ठ संख्या 95 पर इस बात का प्रमाण मिलता है। मैडम H.P. ब्लेवेट्स्की ने अपनी कृति इस यूनिवर्ल्ड में मनुस्मृति को आदितम ज्ञान स्रोत प्रतिपादित किया है। और इनका जो ये वर्णन है वो केवल मोटवानी रचित पूर्वोद्धृत ग्रंथ पृष्ठ 197 से 201 में मिलता है। संस्कृत के विद्वान और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में मनुस्मृति की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, और जिसका अर्थ इस प्रकार है कि मनुस्मृति में गंभीर श्रद्धा के भाव, मानव के प्रति उदार भाव, इसमें सभी प्राणधारियों के प्रति सौम्यता युक्त संवेदनशीलता सर्वत्र पाई जाती है। इसकी शैली सादगी युक्त गंभीर, जो विधि विधान की भाषा शैली है, जो पाठकों में आदर युक्त भय तथा विस्मय भर देती है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी निर्भीक तथा स्वतंत्र रहने के भाव जागृत करती है, तथा इसमें सम्राटों तक के गलत कामों के लिए भर्त्सना के विचार आए हैं। ये सभी विषय निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी लेखकों का वर्णन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने अपने अनुसंधान में खोज कर लाए हैं। तो जिस ग्रंथ के बारे में पूरी दुनिया के प्रसिद्ध लेखकों ने इतना सुंदर वर्णन किया है, जिस ग्रंथ को इतना सुंदर बताया है, वो हमारे समाज के लिए कैसे खराब हो गया, कैसे बुरा हो गया। जो ग्रंथ पूरे समाज को संगठित होने का एक मार्ग दिखाता है, वो एक बिखेरने का मार्ग कैसे दिखाने लगा। इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए निजी स्वार्थ से उठकर, और फिर अवश्य सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें उसमें लाई गई जिस कारण हम आपस में टकराते हैं। अन्यथा हमारे तो जो भी ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषियों मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, वो तो सदैव यही भाव बताते हैं हमको कि मनुष्य बनो, कि विश्व का कल्याण हो, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सभी के कल्याण की सदैव बात करते हैं। बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।